देखिए एविडेंस में आपका आ रहा है ना, देखिए तो एविडेंस में आपका जो चल रहा था सेक्शन 113 ए हम पढ़ा चुके थे। यानी कि अगर कोई स्त्री आपका विवाह के 7 वर्षों के अंदर आत्महत्या कर लेती है और ये न्यायालय में दिखाया जाता है कि आत्महत्या से पहले उस स्त्री के प्रति पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रुएल्टी या क्रूरता बरती गई थी, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा ही बिहार में आया था। मैंने कई जगह कर सकेगा मतलब कि कौन सी उपधारणा है, विधि की कि तथ्य की? तो मैं लगातार बताया हूँ किसकी है, तथ्य की। एक सेकेंड भाई, अभी लाइव हो गया है, देखिए तो अब देखिए आपका न्यायालय बताया गया था पिछले क्लास में कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि ये आत्महत्या पति या पति के नातेदारों द्वारा ही दुष्प्रेरित की गई थी। आपका कर सकेगा मतलब कि तथ्य की उपधारणा। अब ये तमाम चीजें इस सेक्शन में बताई गई थी, कब जोड़ा गया, कब से लागू हुआ, ये सब याद करना है, बताया जा चुका है। अब आइए 113 बी यानी कि 113 ख, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और निश्चित रूप से आपका ये जो हम बता रहे हैं वह डावरी डेथ के बारे में है, अर्थात आपका दहेज हत्या। देखिए दहेज हत्या के बारे में आपका इसमें जो पूछा जाता है वह क्या क्या पूछा जाता है ये देखना है, और तब आपका बेयर एक्ट देखना है और डावरी डेथ के बारे में। तो सबसे पहले आपका एक सामान्य सिद्धांत समझिए, यानी कि सामान्य नियम। देखिए सामान्य नियम क्या है वो देखा जाए। महिलाओं के जो आपका विवाहिता महिलाएं थी उनके प्रति अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई और ज्यादातर मामले ये सामने आए कि दहेज के लिए, डावरी के लिए आपका महिलाओं को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। तत्पश्चात संसद की एक समिति बनाई गई मधु दंडवते की अध्यक्षता में, यानी कि मधु दंडवते की अध्यक्षता में संसद की एक कमेटी बनी और उनको कार्य सौंपा गया कि आप इस विषय पर विचार करिए और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करिए। तो मधु दंडवते ने संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर ही 113 बी जोड़ी गई, यानी कि 113 ख जोड़ा गया। अब इसी के साथ आपका 113 बी के साथ ही तमाम सेक्शन भी आपको पढ़ने हैं। आपका 113 बी जब भी पढ़िए देखिए कौन कौन से ऐड करना है, यानी कि एविडेंस की धारा 113 बी पढ़ना है। इसी के साथ आईपीसी की धारा 304 बी पढ़ना है और इसी के साथ आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम डावरी प्रोविशन एक्ट 1961 की धारा 2 पढ़ना है, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा 2? देखिए इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये पहला कानून था जिसके लिए संसद की ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई थी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त आपका बैठक बुलाई गई थी। सबसे पहला पूछा जाता है
कि सबसे पहले किस कानून को पास करने के लिए संसद की ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई थी, तो आपका जवाब रहेगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब इस कानून में दहेज लेना और दहेज देना, यानी कि डावरी को लेना और डावरी को देना, दोनों दंडनीय बनाया गया है। और दहेज किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सेक्शन 2 में दी गई है। कहाँ दी गई है? 2 में। यानी कि विवाह के लिए, यानी कि वर पक्ष द्वारा वधू को या वधू पक्ष द्वारा वर को जो दिया जाता है वह दहेज है। लेकिन एक अपवाद है, वह अपवाद है कि विवाह के समय अगर स्वेच्छा से वर पक्ष या वर द्वारा वधू को या वधू पक्ष या वधू द्वारा वर को कोई उपहार दिया जाता है, विवाह के समय दिया जाए और जबरदस्ती नहीं बल्कि कैसे स्वेच्छा से, उसे दहेज नहीं माना जाएगा। ये भी आप कहने की दहेज की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस सेक्शन में? 2 में। अब चूंकि दहेज के लिए स्त्रियों की मृत्यु कारित की जाती थी, अतः कानून में बदलाव लाया गया और बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वह अभियोजन से हटाकर पति पति या पति के नातेदारों पर कर दिया गया। ये आपका इसका, अब इसका 2-3 आपका और एरिया देखी जाती है, तब ये सेक्शन शुरू किया जाए। देखिए, पति का जो इंग्लिश शब्द होता है सभी लोग जानते हैं, हस्बैंड होता है। हस्बैंड का शाब्दिक अर्थ होता है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब हुआ रक्षक, यानी कि पति का मतलब हुआ पत्नी की रक्षा करने वाला। तो पहला नियम यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज को कौन बचा पाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब पति ही आमादा हो जाए कि हम अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करके रहेंगे, तो कोई समाज और कोई कानून जल्दी पत्नी को बचा नहीं सकता। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब समुद्र का पानी ही समुद्र को सोखने लगे तो कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर रक्षा की जिम्मेदारी है वहीं भक्षा करने लगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर हमारे संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर वहीं संविधान का उल्लंघन करने लगे तो कोई संविधान को बचाने वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, यानी कि जो मेड़ होता है, बाउंड्री होती है, वहीं खेत को खाने पर क्या हो जाए, निगलने पर आमादा, तो खेत को कोई बचा नहीं सकता। उसी प्रकार जब पति ही आमादा हो जाए कि हम अपनी पत्नी की मृत्यु कारित कर देंगे तो आपका बचाना मुश्किल है। एक कल्पना करिए क्यों धारा जोड़ी गई। मान लीजिए कोई स्त्री है, 1000 किलोमीटर दूर उसका विवाह होता है, अपने घर से पूरी तरह दूर होती है, नए परिवेश में जाती है, वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, तमाम समस्याएं हैं, और वहाँ अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब समस्या ये आई कि अगर पति ने मार ही दिया तो क्या पति के घर वाले या पति के नातेदार उसके खिलाफ एविडेंस देंगे? नहीं। यानी कि क्या माता पिता अपने पुत्र के खिलाफ कभी साक्ष्य देंगे? नहीं। अतः ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में पति और पति के नातेदार बाइज्जत बरी हो जाते थे। तो कानून में चेंजिंग लाया गया और 1986 ईस्वी में कौन सी धारा जोड़ी गई? आपका 113 बी
और ये कहा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार अब किस पर होगा, पति या पति के नातेदारों पर। यानी कि पति को साबित करना पड़ेगा कि हमने हत्या नहीं की, दहेज के लिए नहीं मारा, बल्कि ये जो मृत्यु है वह स्वाभाविक है, अप्राकृतिक नहीं है। ये किसको साबित करना पड़ेगा, पति को। यानी कि जो सबूत का भार प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पर था वह किस पर शिफ्ट हो गया, पति या पति के नातेदार। आगे देखिए आपका, अब ये धारा जब जोड़ी गई तो पहले आईपीसी को रिलेट कर लिया जाए। अभी तो एक कानून हुआ दहेज अधिनियम आईपीसी, इसी के साथ आईपीसी की धारा 304 बी जोड़ी गई, अर्थात 304 ख जोड़ा गया और दहेज हत्या को अलग से दंडनीय बनाया गया और अधिकतम जो सजा रखी गई आपका आजीवन कारावास और कम से कम 7 वर्ष। यानी कि डाउरी डेथ के मामले में कम 7 वर्ष से कम की सजा पति या पति के नातेदारों को नहीं दी जाएगी। और अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए पुलिस क्या करती थी, वो भी हमें देखना है। पुलिस करती क्या थी, तो पुलिस ये करती थी कि आपका कह सकते हैं कि आपका 304 भी लगाती थी, लेकिन आपका 302 नहीं लगाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई दहेज हत्या भी तो हत्या है, अतः आप एफआईआर करिए तो 302 ऑब्लिक 304 बी लगाइए, क्योंकि ये मर्डर भी है। तो 302 लगाने का मतलब ये हुआ कि आपका अधिकतम सजा कितनी मिल सकती है, अब मृत्युदंड, क्योंकि 304 बी में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। तो दहेज हत्या को दंडनीय बनाया गया है आईपीसी में, किस धारा में, 304 बी। तो एविडेंस की धारा 113 भी जब जोड़ी गई, उसी समय आईपीसी में कौन सी धारा जोड़ी गई, 304 बी, और आपका दहेज हत्या को अपराध माना गया अलग से। अब आइए कुछ समझा, ये जो धारा जो जोड़ी गई आपका, ये 1986 में जोड़ी गई, ये पूछा जाता है। और उत्तराखंड पूछता है कि 113 बी कब से इन्फोर्स हुई, कब से लागू हुई। डेट लिख लीजिए भाई, 19 नवंबर 1986, 19/11 1986, 19 नवंबर 1986, ये डेट पूछा गया है। 19 नवंबर 1986, सही है ना, देखिए बैरक में होगा। हाँ, ये याद रखिएगा, डेट उत्तराखंड पूछा है। सन पूछे तो कौन सा सन मारेंगे, 86, 1980। अब बैरक की भाषा देखिए आपका क्या कहा गया है। देखिए बैरक की भाषा भाई, अगर कोई विवाहिता स्त्री है, विवाहिता स्त्री की मृत्यु हुई हो, मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो, यानी कि 7 वर्ष के कितना अंदर, मृत्यु स्वाभाविक नहीं है, या तो अप्राकृतिक है या जलकर हुई है। फिर एक बार याद रखिए, मृत्यु नेचुरल नहीं है, मृत्यु कैसी है, आपका अप्राकृतिक या जलन द्वारा, यानी कि आपका माने जलकर हुई है। तो और यह न्यायालय में दिखाया जाता है कि हजूर मृत्यु के पहले दहेज की मांग की गई थी या दहेज के लिए तंग किया गया था, और दहेज के लिए तंग किया गया, और इसी कारण डावरी के कारण ही इस स्त्री की मृत्यु कारित की गई है, या तो पति ने किया है या पति के नातेदारों ने। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा,
अब जैसे ही करेगा है, आपको शब्द पकड़ लेना है, ये सेल्फ प्रिज्यूम वाला है, तो आपका ये विध की उपधारणा है कि तथ्य की, विध की, खंडनीय है कि अखंडनीय, खंडनीय, अर्थात जिसके खिलाफ अनुमान लगाया गया है वह इसका विरोध कर सकता है। तो पहले अनुमान लगवा लिया जाए। तो न्यायालय इतनी बातों के बाद न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि पति या पति के नातेदारों द्वारा दहेज के लिए ही स्त्री का मर्डर किया गया है, यानी कि स्त्री की हत्या की गई है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार किस पर चला गया? पति या पति के नातेदारों पर। इनको अब साबित करना है कि दहेज हमने मारा ही नहीं, दहेज के लिए नहीं मारा इत्यादि, या ये मृत्यु स्वाभाविक है, सांप काटने से हो गई। तो जो केस आपका पढ़ना रहता है ज्यादा, वह मैं बता दूं आईपीसी की धारा 304 बी में पढ़ना रहता है। एक शांति का केस आता है जिसमें कि 4-5 बातें बताई गई, तो आपका आगे हम आईपीसी में बताएंगे डिटेल में, यहाँ नहीं। तो इस प्रकार 113 बी भी समाप्त हो गई। प्री में ज्यादा पूछा जाता है डाउरी डेथ। पिछली बार यूपीजे में आया था कि दहेज हत्या के बारे में उपधारणा किस धारा में, तो धारा याद करके जाइएगा, 113 ख या 113 बी। अब उत्तराखंड में डेट पूछा था, डेट अंडरलाइन कर लेना है 19/11/1986, और सन पूछे तो क्या मारेंगे 1986। अगला ये धारा 114 देखा जाए, सेक्शन 114। जहां तक सेक्शन 114 की बात है, 114 आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये तथ्य की उपधारणा है, यानी कि तथ्यात्मक उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, यानी कि न्यायालय कुछ तथ्यों का अनुमान कर सकेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये कौन सी उपधारणा है। तो कई बार लोग गलत करके आते हैं, तो कौन सी उपधारणा यहाँ दी गई है? आपका तथ्यात्मक या तथ्य। 114 में कौन सी उपधारणा है? तथ्य। दूसरा नियम देखिए, जो एमपी और इत्यादि राज्यों ने बनाया है। तो देखिए भाई, ऐसे आपका अलग लिख लीजिए थोड़ा। तो देखिए क्या लिखा है, 114 ए और 114 ए, और हिंदी में लिखेगा 114 क और 114 क। ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में रखिए, अगर कैपिटल लेटर लिखा रहे, इसका मतलब कि वह नई धारा है। फिर एक बार समझिए, अगर कहीं भी कैपिटल लेटर लिखा रहे तो उसका मतलब क्या है? नई धारा है। और स्मॉल लिखा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि उसी धारा का ही एक पार्ट है। तो अब जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका 114 कैपिटल ए दे दिया और हिंदी में 114 का ही रहेगा, क्योंकि हिंदी में कहाँ से कैपिटल और स्मॉल करेंगे? हिंदी में तो क्या लिखा जाएगा? वही। इंग्लिश में स्मॉल और कैपिटल आप कर सकते हैं। तो एमपी कई बार ऐसा क्वेश्चन बनाया और लोग गलत करके आए। तो आप हिंदी वर्जन न देखिएगा, मैं बता दूं आप कौन सा वर्जन एक बार देखिएगा, इंग्लिश। अगर 114 ए रहे तो वह दुराचार के मामलों में उपधारणा, और अगर आपका 114 का स्मॉल ए रहे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 114 का ये उदाहरण नंबर ए है। तो कैपिटल रहे तो क्या मारेंगे? दुराचार के मामले में उपधारणा, विधि की उपधारणा, और स्मॉल ए रहे यानी कि धारा 114 का ही ये क्या है? एक खंड है। धारा 114 ये बताती है कि न्यायालय कुछ मामलों में
तथ्य की उपधारणा कर सकता है, कुछ अनुमान लगा सकता है। अब कौन कौन से मामले हैं, तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब उदाहरण जो पूछे जाते हैं, 3 कम से कम उदाहरण याद करना है अब तक के इतिहास में जो पूछा गया है। वैसे भाई अगर पढ़ना हो तो आप सभी दृष्टांत याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो अब तक के इतिहास में पूछा गया है, उदाहरण नंबर ए पूछा गया। पहले कौन? 114 का दृष्टांत ए, फिर दृष्टांत बी, और एक देखिए तो कारोबार का अनुक्रम किसमें है? जी में, एफ में नहीं, नोट्स में नहीं, बेरेक में देखिए भाई, एफ में ना। वो बे भाई नोट्स में जी लिखा है, उसको सुधार कर लीजिएगा पीछे एक जगह। 3 उदाहरण कम से कम आप पढ़ कर जाएंगे, पूरा ना पढ़िएगा मैं बता दूं, लेकिन पूरा न पढ़ना हो तो कम से कम 3 उदाहरण आप निश्चित पढ़ कर जाइए। पहला उदाहरण देखा जाए, चोरी वाला है ना पहला, देखिए आपका भाई अनुमान लगाया जाए 2-3। पहला दृष्टांत हम शुरू कर रहे हैं। पहला दृष्टांत ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी के कुछ समय पश्चात चोरी का माल बरामद होता है, तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है, चाहे लगाए न लगाए, क्योंकि कौन सी उपधारणा है? तथ्य की। तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए ये सामान प्राप्त किया है। तो चोरी के मामले में प्रिजम्पशन कौन सा दृष्टांत है? ए। भाई कौन सा? ए। अब चोर न्यायालय चाहे तो अनुमान लगाए या अनुमान लगाने से इनकार कर दे। यदि न्यायालय अनुमान लगा ही लेता है तो चोर को यानी कि एक्यूज्ड या अभियुक्त को सदैव ये हक होगा कि वह इस अनुमान का खंडन कर दे, विरोध कर दे। तो कैसे विरोध करेगा? दिखा दे कि हजूर हम पूरी कीमत पर मार्केट से इस सामान को खरीदे हैं। अगर मैं जानता रहता कि चोरी का माल है तो मैं भी 1,000 का जो मोबाइल था मैं 900 में क्यों लेता, मैं भी 50-100 रुपये में क्या करता, ले लेता। लेकिन मैं ज्ञान पर है, अगर उसे पता है कि ये चोरी का माल है तब तो भाई दंडित होगा स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए, और नहीं पता है तो वह दंडित नहीं होगा, तो खंडन कर सकता है। दूसरा दृष्टांत देखिए। अब सह अपराधी पर है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, ए कॉम्प्लेक्स होता क्या है पहले ये समझिए, तब तो दृष्टांत पर। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपका एक साथ मिलकर अपराध करते हैं और उनका इरादा अपराध करने का होता है, तो आपस में उन लोगों को एक नहीं, एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी या अपराध में भागीदार या अपराध में साझीदार कहा जाता है। यानी कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। तो 2 बना लिया जाए, ए तथा बी। ये दोनों लोग जाकर क्या किए हैं? लूट किए हैं, और दोनों को लूट करने का दोनों का इरादा था कि नहीं था? था। तो आपस में ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी। अब जब साक्ष्य कमजोर होता है तो इसी में से एक को सरकार सजा माफ कराती है। तो मान लीजिए साक्ष्य कमजोर था तो एक को सरकार ने लाली पाप दिया और कहा कि तुम्हारी सजा मैं न्यायालय से माफ करा देती हूँ, लेकिन शर्त पर लूट के बारे में जो भी जानते हो न्यायालय में क्या बोल देना? सत्य। तो जैसे ही ए को क्षमादान करा दिया गया, अब उसका नाम बदल जाएगा
और नाम जरूर याद रखिए। 133 चल रहा है एविडेंस में। आपका इसका नाम अब होगा सरकारी गवाह, राज साक्षी, या आपका कहा जाता है इकबाली साक्षी। जो ज्यादा पॉपुलर कौन है? इकबाली साक्षी। तो इकबाली साक्षी कौन कहलाता है? जो सह अभियुक्त था कि सह अपराधी, और उसको अब क्या दे दिया गया है? इकबाली साक्षी मतलब कि अपना जुर्म इकबाल कर लिया, और इकबाल करने यानी कि कबूल करने के बाद क्या बन गया उस मामले में? गवाह। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अब ध्यान रखिए यहाँ थोड़ा एक दो और नियम, तब आपका 114 का दृष्टांत। ए बी साथ साथ मिलकर लूट किए, और ए मात्र इस आधार पर मुकर गया अपने साथी से वादा करके कि सरकार ने उसे उसकी सजा माफ कर दी है, तो ए पर कितना विश्वास किया जाए, आप ही बताइए। अब ए विश्वास के योग्य उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं वह अपराधी रहा है, और जो अपनों का नहीं हुआ वह सरकार क्या क्या होगा। और जब सरकार ने उसकी सजा क्या करा दी है कोर्ट से माफ, तो पूरी संभावना है कि वह अपनी जान बचाने के लिए दोष बी पर मढ़ देगा और अपनी जान बचा लेगा। यानी कि अपने को बचाने के लिए पूरा ठिकरा किस पर फोड़ देगा? बी पर। इतिहास गवाह रहा है कि ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, पुरानी सीआरपीसी, और पुरानी सीआरपीसी के तहत तमाम क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, और जो इकबाली साक्षी हो जाता है उसी को गद्दार कहते हैं। तो ये क्या कहा जाता है कि ये गद्दारी कर दिया, यानी कि बी के साथ ए आपका दो बूंद लेता था, लूट करता था, और बी के साथ ही क्या कर दिया? गद्दारी कर दिया। तो सबसे पहले किसको ठोका जाता है? गद्दारों को। इतिहास गवाह है, चाहे भगत सिंह हो कोई भी हो। आप देख सकते हैं कि फिल्म भी बनी है तमाम, उसमें आप देखेंगे कि उन्हीं का साथी अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर कोर्ट में गवाही देता है, और केवल उसकी गवाही पर माने क्रांतिकारियों को कौन सी सजा दी जाती है? मृत्युदंड। तो एविडेंस की धारा 114 का दृष्टांत बी पर अब आइए। एविडेंस की धारा 114 का दृष्टांत बी बताता है कि न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा, यह उपधारणा कर सकेगा कि जो ये ए है, यानी कि जो ये सह अपराधी है, ये विश्वास के योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है? विश्वास के। जब तक कि इसकी बातों का समर्थन अन्य साक्षियों द्वारा न हो। यानी कि ये न्यायालय ये अनुमान लगा सकेगा कि ए पर विश्वास न किया जाए। ए पर विश्वास तभी किया जाए जब ए ने जो बयान दिया है उसके सपोर्ट में अन्य कोई तथ्य हो, साक्ष्य हो। ये कौन सी धारा है आपका सह अपराधी के बारे में? तो 114 का कौन सा दृष्टांत है आपका? बी। अब 114 का दृष्टांत पूरा भाई पढ़ना तो है ही, लेकिन जो आया है आज आ सकता वही हम बता रहे हैं। इसके बाद एफ दृष्टांत, यानी कि कारोबार का अनुक्रम पूछा जाता है कि कारोबार का अनुक्रम अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि वह कारोबार के अनुक्रम में किया गया था, ये अनुमान न्यायालय लगा सकेगा। तो कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ है? बस यही पूछा है कि कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ है। तो 114 के दृष्टांत नंबर किस में? एफ में। एफ याद करके जाइएगा, झारखंड में पहली बार पूछा गया था। वैसे आपका ज्यादातर क्वेश्चन आपका सेक्शन बेस ही है। 114 में कौन सी उपधारणा है देख लीजिए, सही है ना? एक बार एफ। हाँ, ये ना कि भाई गलत हो जाए। अब 114 ए आ जाइए। जहां तक 114 ए की बात है, आपका ये भी काफी महत्वपूर्ण धारा है।
और इसमें केस पूछा जाता है। 2-3 केस भी याद रखना, आपको केस भी याद रखना है और आपका तमाम चीजें भी याद रखनी है। देखिए आपका 114 जो ए है वह रेप के मामले में यानी कि दुराचार के मामले में आपका उपधारणा किए जाने का प्रावधान करती है। तो दुराचार के मामले में आपका प्रिजम्पशन का प्रावधान करती है। तो पहले नियम समझिए। जहाँ तक दुराचार की बात है, दुराचार की परिभाषा आपका आईपीसी की धारा 375 में दी गई है। तो जो क्वेश्चन 2015 यूपीजे में बना था कि 375 2013 में संशोधित की गई कि आपका परिवर्तित की गई कि प्रतिस्थापित की गई है। तो 2013 में सेक्शन 375 को प्रतिस्थापित किया गया यानी कि पुनः नए सिरे से सभी बातें क्या की गई, लिखी गई है। कब? 2013। तो भाई 2013 में नए सिरे से लिखी गई। सतर्क रहेगा। प्रतिस्थापित है कि संशोधित है कि परिवर्धित है, तो क्या मार्क कराएंगे? प्रतिस्थापित। दंड की जहां तक बात है 376 में है और 376 ए बी तमाम, यानी कि दंड आपका उतना नहीं जानना है। 376 में दंड है और 376 ए बी सी तमाम आपका जोड़ा गया है समय समय पर, उसमें भी आपका दंड का प्रावधान है। अब देखिए एक केस देखिए पहले, तब आपका और बताया जाए। एक केस आया और तुकाराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य AIR 1979। केस जरूर याद रखिए। तुकाराम कई बार पूछा गया है। तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979। इस केस का उपनाम है मथुरा रेप केस। मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। मथुरा उस स्त्री का नाम था। देखिए इस केस में होता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के बाद कानून चेंज होगा और संशोधन तमाम कराए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा। 114 ए आपका 3 बार संशोधित हो चुका है, मैंने 2 बार, उसको भी हम बताते हैं। अभी पहले इस केस में आइए, तब तो आपका मैंने सेक्शन जोड़वाया जाए। इस केस में एक लड़की थी, अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। तत्पश्चात पुलिस ने उसे पकड़कर लाया। उसका भाई माता पिता भी थाने में आया। थाने से जब वो बाहर जाने लगे तो आपका उसका भाई साथ में था। तो 2 पुलिस वाले गेट के जब बाहर लड़की चली गई थी तो फिर थाने के अंदर बुलाए। अंदर बुलाकर उसके साथ दुराचार किए। जब वह लड़की बाहर गई तो अपने भाई इत्यादि को ये बात बताई। हंगामा मचा। फिर आपका कह सकते हैं मुकदमा हुआ। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। निचले न्यायालयों ने दुराचार के लिए पुलिस वालों को दंडित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। क्या कहा देखिए, मैंने आपका अभियोजन का ये दायित्व है कि वह साबित करे कि लड़की की सम्मति नहीं थी, और अभियुक्त का ये दायित्व नहीं है कि वो साबित करे कि लड़की सम्मत थी। और ऐसी कंडीशन में लड़की ने हल्ला भी नहीं किया, कहीं खरोच भी उसके शरीर पर नहीं आई, तो आपका एक अनुमान लगा लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लड़की रजामंद थी और रजामंदी के आधार पर ये काम हुआ, कंसेंट के आधार पर। क्योंकि अभियोजन को साबित करना था, यानी कि पीड़ित को साबित करना था कि मेरी कंसेंट नहीं थी, और ये साबित करने में पीड़ित असफल रही। तो पूरे देश में हो हल्ला मचा। जब हो हल्ला मचता है तो आपका कानून बदला जाता है
कानून बदला गया और 1983 ईस्वी में आपका कौन सी धारा जोड़ी गई? 114 क 114 ए जोड़ी गई। तो पहले तो सन अब देख लिया जाए। 1983 में जोड़ी गई, किस केस के बाद जोड़ी गई? किस केस के परिणाम स्वरूप? कौन सा केस लिखवाया गया? तुकाराम। तो 1900, देखिए अब 3 सन बना लेना। 1983 में जोड़ी गई, पहला। 2013 में प्रतिस्थापित की गई। प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मने, हाँ जोड़ी, ये सन लिख लीजिए तो अलग से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आजकल। 1983 में जोड़ी गई, 2013 में प्रतिस्थापित की गई। यह धारा प्रतिस्थापित का मतलब हुआ कि पुनः नए सिरे से एकाएक शब्दों को लिखा जाना, यानी कि सेक्शन वही रहता है और सेक्शन की अंदर की सभी बातें परिवर्तित कर दी जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका यूपीजे और बिहार जे में आया कॉन्ट्रैक्ट में, कि कौन सी धारा कॉन्ट्रैक्ट की पर प्रतिस्थापित है? तो 28 आया था इस बार, बिहार में भी। और कहाँ आया था? यूपी में। कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा? 28। तो उसको अभी छोड़ दीजिए, आगे कोरिलेट किया जाएगा, पहले ये आइए। 2013 में किस समिति की सिफारिश पर प्रतिस्थापित की गई? तो जस्टिस जेएस वर्मा। और 2018 में, फिर एक बार याद रखिए, 2018 में इसमें संशोधन किया गया। अब तीनों का कांड समझना है। तीनों कांड देखिए, तीनों सन पर ऐसे ही नहीं बदलाव ला दिया गया, 3 कांड हुए। पहला कांड आपका महाराष्ट्र में तुकाराम का हुआ, और तुकाराम बाइज्जत जब बरी हो गया तो हो हल्ला के बाद 1983 ईस्वी में यह धारा जोड़ी गई। हम बताएंगे अभी क्या है, अभी धारा नहीं बताई गई। इसके बाद निर्भया कांड हुआ आपका और निर्भया कांड के बाद दिल्ली में 2013 में इस सेक्शन को नए सिरे से लिखा गया, क्योंकि तमाम अब नियम बदल गए थे। फिर आपका जम्मू कश्मीर में कठुआ कांड हुआ, और कठुआ कांड के बाद 2018 में जो बालकों के प्रति दुराचार के मामले थे, उसमें चूंकि मृत्युदंड का प्रावधान किया गया ज्यादातर, अतः 2018 में कुछ सेक्शन जोड़े गए इसमें, जो कि कठुआ कांड के बाद संशोधन हुआ था। यानी कि तो 3 याद रखिए, एक तुकाराम के बाद धारा ही जोड़ी गई, आपका निर्भया कांड के बाद क्या हुआ? प्रतिस्थापन हुआ, और कठुआ कांड के बाद 2018 में इसमें क्या किया गया? संशोधन। भाई प्रतिस्थापित नहीं, क्या किया गया? संशोधन। अब आइए कुछ सामान्य बातें। आपका सामान्य बातें ये हैं कि भाई आपका यह धारा कब जोड़ी गई? तो 1983 में। कब से लागू हुई? हाँ, अधिनियम संख्या आपका 43 था। अब डेट आपको पूछी जाती है कि यह धारा कब से लागू हुई। लागू करने की नहीं, इसमें नोट्स में नहीं है क्या लागू होने की डेट भाई। देखिए बेरेक में है, नहीं तो फिर नीचे दिया है कि नहीं? नहीं 2013 नहीं ना, वो तो 3 फरवरी 2 फरवरी है ही। 24 क्या लिख लीजिए भाई, उसको नोट्स में है नहीं, उसको लिख लीजिए। तो यह धारा 24/12/1983 को लागू हुई। 24 दिसंबर, 24/12 है ना, 24 दिसंबर 1983 को लागू हुई। भाई प्रतिस्थापन नहीं बताया जा रहा है, मूल धारा बताई जा रहे हैं। जब जोड़ी गई 24/12/1983।
उसको लिख लीजिए बैरक पर ही। अब ये 2013 2018 वाला नहीं बताया जा रहा है, फिर एक बार जानिए कौन बताया जा रहा है। ये आपका जब पहली बार जोड़ी गई। देखिए इसमें क्या है, तुकाराम का केस आगे देखिए इसमें है क्या। अगर कि अगर किसी इस अगर एक बात ये साबित हो जाती है कि किसी स्त्री के साथ मैथुन किया गया था, तो ऐसी दशा में अगर वह स्त्री ये कहती है कि मेरी सम्मति नहीं थी, मेरी कंसेंट नहीं थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि स्त्री की सम्मति मैथुन के लिए नहीं थी और ये अनुमान लगा लेगा, अर्थात अभियुक्त ने स्त्री की सम्मति के बिना उसके साथ रिलेशन बनाया है। और जैसे ही ये अनुमान किया गया, बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर चला जाएगा। अब अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि इनकी सम्मति थी। अगर अभियुक्त साबित नहीं कर पाता तो दंड का भागी होगा, और साबित कर देता है तो बचाव का हकदार होगा। यानी कि जो सबूत का भार सम्मति नहीं थी, आपका पीड़िता या आपका अभियोजन पर था, अब इस अनुमान के कारण वह बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर चला गया, अभियुक्त पर। तो दो तीन बातें देखिए, दो बातें साबित करनी पड़ेंगी शुरुआती दौर में कि हजूर हमारे साथ मैथुन हुआ, मेरी सम्मति नहीं थी। अगर ये दो बात न्यायालय में साबित कर दी गई तो न्यायालय एक अनुमान निकालेगा क्या, कि इस स्त्री की सम्मति नहीं थी। और सम्मति का होना अब किसको साबित करना पड़ेगा, अभियुक्त को। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन से किस पर चला गया, अभियुक्त पर। तो अभियुक्त अगर साबित कर दे कि इनकी सम्मति थी तो बच जाएगा, और नहीं साबित करता तो बचाव का हकदार नहीं होगा। लेकिन एक एज भी देख लेना है। अगर स्त्री की एज 18 ईयर्स से कम है तो चाहे स्त्री की सम्मति हो या न हो, वह कोई मायने नहीं रखेगी और दुराचार माना जाएगा। फिर एक बार समझिए, अगर स्त्री की एज 18 साल से कम हो तो उसकी सम्मति कोई बचाव दुराचार के मामले में नहीं देगी, चाहे कार्य सम्मत से किया गया हो या सम्मत के बिना। तो ऐसी दशा में अभियुक्त बचाव का हकदार नहीं होगा। जैसे कि आपका आसाराम बापू इसीलिए सजा पा लिए कि सम्मत भी अगर बचाव लेते तो 18 साल से कम की वह लड़की थी और सम्मत का बचाव मिलता ही नहीं। और इसीलिए एज घटवाने के लिए रोज प्रिंसिपल और क्लर्क को उनके चेले चपाटी धमकी देते थे कि फर्जी टीसी बना दीजिए ताकि बाबा हमारे क्या हो जाएं, बच जाएं। किसका बचाव ले लें, आपका कंसेंट का। लेकिन स्त्री की एज कम थी, अतः बच नहीं पाए। बहुत महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है। अगर 18 या 18 से ऊपर की स्त्री है, वहां कंसेंट का बचाव लिया जा सकता है। लेकिन ये बात प्रूफ करने का दायित्व किस पर अब रखा गया है, अभियोजन पर नहीं, किस पर, अभियुक्त पर। तो इस प्रकार आपका 114 ये भी समाप्त हो गई। 114 क बलात्कार के मामलों में सम्मत का न होना, उपधारित करना, प्रिज्यूम करना। सेल्फ प्रिज्यूम लिखा है तो ये विध की उपधारणा है, लेकिन खंडनी कौन खंडन कर सकता है, अभियुक्त क्या साबित करके कि स्त्री की क्या थी, रजामंदी। आपका ये 114 ये भी आपका समाप्त हो गया। अब अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है स्टापेल। यहाँ से भी आपका प्री में एक क्वेश्चन बनता है निश्चित तौर पे। किस सन में क्या क्या क्वेश्चन बना है वो पहले देखा जाए। आपका
जो पिछली बार यूपीजे 2018 में क्वेश्चन आया वह ये आया कि स्टापेल या विबंध, अभी हम बताएंगे विबंध के बारे में। स्टापेल या विबंध का अगला चैप्टर चल रहे हैं भाई, आपका चैप्टर 8 हम शुरू किए हैं। कौन सा अध्याय? 8, याद रखिएगा। 115 से लेकर 117 किसके बारे में? स्टापेल के। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मेंस में, प्री में। अब तो भाई तोड़कर भी पूछा जा रहा है, तो सतर्क रहना। जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो बिहार में आया जे में, आपका जो मैंने केस आया यूपीएपीओ में, जो आपका जे में आया, तो पहले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये आया यूपी जे में कि स्टापेल या विबंध का सिद्धांत आपका किस मैटर में लागू होगा? सिविल की, क्रिमिनल की, दोनों? तो क्रिमिनल नहीं, केवल कौन सी धारा किस में लागू होगा? सिविल। ये आया था। इसके बाद जो केस यूपीएपीओ में पूछा गया था वह ये पूछा गया था, शरत चंद्र डे वर्सेज गोपाल चंद्र लाहा। शरत चंद्र डे वर्सेज गोपाल चंद्र लाहा का केस किससे रिलेटेड है? तो स्टापेल। फिर जो बिहार जे में पूछा गया वह ये पूछा गया था कि स्टापेल विधि का नियम है, साम्य का नियम है कि विधि का नियम है? तो कम से कम ये बात तो सही है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई इंग्लैंड के साम्य न्यायालयों ने की, तो स्टापेल किसकी देन है? साम्या। ये सारवान विधि का नियम है, प्रक्रियात्मक नहीं। साक्ष्य का नियम माने सारवान विधि का नियम है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल, विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत। ये आपका टीपीए में भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जहाँ जहाँ स्टापेल होगा एक जगह एकत्र करना पड़ेगा। इस बार हम करवा दे रहे हैं, पिछली बार नहीं करवाए। तो आपका जहाँ जहाँ होगा, जैसे कि माल विक्रय अधिनियम, टीपीए में, कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ जहाँ होगा स्टापेल, हम तो इस बार बना था आपका 43 से जाकर बना था। फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल, टीपीए की कौन सी धारा? 43। पहले स्टापेल का मतलब समझिए भाई, तब तो आगे बताया जाए। स्टापेल जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द है, याद रखिए, जिसकी हिंदी होती है स्टॉप। स्टॉप का मतलब हुआ रोक देना। रोक देने का शाब्दिक अर्थ लीगल हुआ विबंधित कर देना। भाई अगर कोई पूछे आपसे कि विबंध मतलब क्या, तो आप कहेंगे रोक देना। तो रोक देना यानी कि विबंधित कर देना। तो किसको रोका जाता है? गाड़ी चल रही है उसको भी आप रोकते हैं, वाहन चल रहा है उसको भी रोकते हैं, अपना मुख से बोल रहे हैं उसको भी रोकते हैं। यानी कि इसका मतलब किसको रोका जाएगा? यानी कि फिर याद रखिए, मुकरने से रोकना। विबंध का मतलब ये हुआ मुकरने से रोकना। मुकरने से रोकने का मतलब ये हुआ दो मुही बातें कहने से रोकना। दो मुही बातों का मतलब ये हुआ कि आपका पूछा भी जाता है मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू। ये बिहार जे में इंटरव्यू में पूछा गया था। ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि जब एक बार आप एक बात कह दिए तो उसी बात पर क्या रहिए? कायम। इसका मतलब ये हुआ। तो एक सामाजिक उदाहरण और दूसरा विधिक उदाहरण दिया जाए तब शुरुआत तो की ही जाएगी डिटेल में, लेकिन पहले तो स्टापेल क्या होता है ये तो समझिए। देखिए, जैसे मोदी जी ने कहा था कि जब मैं पीएम बन जाऊंगा तो स्विस बैंक से पैसा आएगा और सबके खाते में कितना कितना लाख चला जाएगा? 15-15 लाख।
अगर वह इस बात से पलटते हैं, मुकरते हैं, तो हम लोग रोक देंगे। तो रोक देंगे मतलब उनका मुख बंद कर देंगे, मुख पर टेप लगा देंगे, विपरीत बात कहने से रोक देंगे। इसी को लीगल भाषा में भी याद रखिए क्या कहा जाता है, विबंधित कर देना। यानी कि आपका दो मुही बातें करने से क्या कर देना, रोक। अभी पलटे नहीं है, मैं बता दूं, पलटे नहीं। कभी ये नहीं कहे बाद में कि हम नहीं देंगे, और आगे भी 2024 में भी पलटेंगे नहीं। लेकिन लोग पूछते रहेंगे कि कब देंगे, कब देंगे, तो 2024 के बाद देंगे। लेकिन हमारा जो राहुल गांधी जी हैं, आपका है मैंने ये कम यूज किए थोड़ा, ये कहे कि अगर हम जीतेंगे तो एक साल में 72,000 देंगे, तो लोग सोचे कि ये कम रकम है और 15 लाख क्या है, ज़्यादा। तो भाई इनको भी चाहिए कि हम स्विस बैंक से लाएंगे और 15 लाख नहीं देंगे तो कितना देंगे, 20 कह देते, कहने में क्या जाता है, कौन वादा निभाना है भाई, कहने में क्या जाता है, वादा कौन निभाना है। तो आगे देखिए, आपका दूसरा उदाहरण देखिए। एक उदाहरण आपका माने पुराने जमाने का भी बताया जाता है, और वह बताया जाता है, देखिए गांव में जब पुराने जमाने में आपका माने फसल की मड़ाई होती थी, तो ये उस समय इतना मशीनें नहीं थी, बैल से मड़ाई होती थी। और जब बैल, बैल के पैर से, और जब बैल यानी कि आपका जब बैल आपका एक दो अनाज का दाना खा लेता था, तो उसके मुंह में जाब लगा दी जाती थी, यानी कि एक बार खा लिए लेकिन दोबारा तुम्हें खाने नहीं दिया जाएगा। इसी को स्टापेल कहते हैं। स्टापेल का मतलब ये हुआ कि एक ही बार आप गर्म काफी और ठंडा पेय नहीं पी सकते। या तो गर्म काफी पीजिए या ठंडा पेय, नहीं तो अपच कर देगा, अपच कर ही देता है ठंडा गर्म। तो उसी प्रकार अब कानूनी भाषा में आइए, ध्यान से एक उदाहरण लास्ट में देखिए। मान लीजिए ए पिता है, ध्यान से इसको समझिएगा, सेक्शन ये टीपीए में 43 पर हम बता रहे हैं। ए पिता है और बी पुत्र है। ये जो मकान है ये पिता के नाम है, तो पुत्र क्या करता है, आपका सी एक व्यक्ति है, पुत्र इसको भरमाता है, फ्रॉड करता है, और सी से कहता है कि ये मकान मेरा है, तुम मुझसे खरीद लो, और बी इसको मकान बेच देता है सी को। तो अब बताइए, बी मालिक ही नहीं है तो बेच कैसे सकता है, तो ये बेचने की प्रबंधना करता है, परिकल्पना। अब मान लीजिए कि ये जो बी ने बेचा है 1 जनवरी को बेचा, और 5 जनवरी को बी के पिता क्या हो गए, मर गए, और ये जो मकान था उत्तराधिकार में कौन पा लिया, बी उत्तराधिकार में पा लिया। अब देखिए यही आपका स्टापेल जानना है। अब सी जाकर बी से मकान की मांग करता है। बी कहता है कि 1 जनवरी को हमने तुमसे झूठ बोला था, ये मकान मेरे पिताजी का नाम था और मैंने झूठ बोला था, और 5 जनवरी को जब हमारे पिताजी मर गए तब ये मकान मेरा हुआ है। अतः ऐसी दशा में तुम गलत आदमी से गलत समय पर खरीदे थे, और उस समय ये मकान मेरा नहीं था। तो कानून ये कहता है कि एक समय जब झूठ बोले हो तो उसी झूठ पर आज भी क्या रहो, कायम रहो, और तुम्हें सत्य बोलने का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यानी कि बी 5 जनवरी को वास्तव में सत्य बोल रहा है, लेकिन पहले ऐसा बोल चुका है कि उसे सत्य बोलने से क्या किया जाएगा। तो स्टापेल करता क्या है, सत्य का अपवर्जन। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि झूठ को सत्य मान लेता है और सत्य को कहाँ निकाल देता है, बाहर।
तो बताइए, 1 तारीख को भी झूठ बोला था कि सत्य? भाई क्या झूठ बोला, असत्य कब बोला? तो क्या इसे सत्य बोलने दिया जाएगा बाद में, और कहा जाएगा कि जो पहले बोल चुके हो उसी बयान पर अपने क्या रहो, कायम? एटीपीए की कौन सी धारा है? इसी को कहा जाता है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल। तो टीपीए की कौन सी धारा है ये? 43। और पूरा यही चलेगा आपका, यानी कि कुल मिलाकर स्टापेल का मतलब ये हुआ कि विपरीत बात कहने से रोक देना, यानी कि मुकरने से रोक देना, झूठ को स्वीकार करना और सत्य को बाहर कर देना, क्योंकि आपका आचरण ही ऐसा था कि आपको कुछ कहने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसी को अब स्टापेल के प्रकार। स्टापेल क्यों है? तो स्टापेल का मतलब हुआ कि दो मुही बातें नहीं करने देगा कानून। अब स्टापेल की जहां तक बात है, स्टापेल आपका अंतिम बता दिया जाए, तब कल शुरू करेंगे डिटेल में। स्टापेल आपका तलवार है कि ढाल है, ये भी पूछा गया यूपी में। तलवार अगर रहेगा तो वार करेंगे, वार करेंगे मैंने उसके आधार पर मुकदमा दायर करेंगे। और ढाल रहेगा तो जब आप पर मुकदमा होगा तो आप क्या करेंगे? बचाव। तो आपका तलवार न मार दीजिएगा, आपका स्टापेल तलवार नहीं है बल्कि क्या है? ढाल। यानी कि जब आप पर कोई मुकदमा करे तो आप अपना उसका क्या लेंगे? बचाव, और कहेंगे कि इसे मुकरने से क्या किया जाए? रोका जाए। अंतिम कंसेप्ट आता है कि कौन सा स्टापेल का प्रकार है जो तलवार भी है और ढाल भी, यानी कि वाद कारण भी उत्पन्न करता है और प्रतिरक्षा या बचाव भी देता है। तो वह कौन सा है आपका? तो आपका वचनात्मक विबंध या प्रामिजरी स्टापेल। एक प्रामिजरी स्टापेल का भी उदाहरण मैं बता दूं। अभी आपका शुरू नहीं हुआ, अभी आपका सामान्य बातें चल रही है, न जानिएगा कि स्टापेल शुरू हो गया। थोड़ा कठिन है और आपका समय लेता है। एक लेक्चर कम से कम, बहुत हम तेजी लाएंगे तो ले लेगा। देखिए भाई, एक व्यक्ति है, बी से कहा बी, देखिए ध्यान से, ए गया बी से चंदा मांगने और ए कहा कि देखो मैं गुरुद्वारे का निर्माण कराऊंगा और तुम चंदा देना। और बी ने कितना चंदा देने का वादा कर दिया? 500। अब ऐसी दशा में बी चंदा देने के लिए तभी बाध्य होगा जब एक गुरुद्वारे के निर्माण की दिशा में कोई कार्य करे। और जब तक एक कोई निर्माण की दिशा में कार्य नहीं करता, उसके पहले कौन मुकर सकता है चंदा देने से? बी। और जैसे ही एक गुरुद्वारे के निर्माण के लिए कुछ न कुछ कर दिया, यानी कि नींव खुदवा दिया, सीमेंट गिरवा दिया, सरिया गिरवा दिया, आपका मैंने 10 रड्डा ईंटा चला दिया, वैसे ही कौन बाउंड हो जाएगा? बी। अब बी को मुकरने से क्या होगा? रोक दिया जाएगा। यानी कि जो वचन दिए है वो वचन क्या करो? इसी को हम कौन सा विबंध कहते हैं? वचनात्मक विबंध। इसी को इक्विटेबल आपका माने आपका इक्विटेबल विबंध कहते हैं, इक्विटेबल स्टापेल। इसको नया विबंध कहते हैं, न्यायालय द्वारा सृजित विबंध कहते हैं। और यह विबंध आपका वाद कारण भी उत्पन्न करेगा और बचाव में भी क्या है? मान। तो इसको तो बताया जाएगा कैसे उत्पन्न हुआ, किस केस में उत्पन्न हुआ, किसका अपवाद है, इसका काम क्या है। ये सब तो आपका कह सकते हैं कि बताना ही है। यानी कि पहले हम शुरू करेंगे कल स्टापेल की परिभाषा, स्टापेल का आधार विहार पूछा गया था। इसके बाद स्टापेल के प्रकार, और तब आपका वह प्रकार कहाँ कहाँ समाहित है। और 4 प्रकार हैं, चारों अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद
115, 116 और 117। और आपका एक केस और आएगा, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सच्चाई जान सकते थे तो आगे बताया जाएगा कपट ओपट। यानी कि आपका पिकॉट बनाम सीयर्स का केस जानना है, गोपाल चंद डे बनाम शरद चंद डे बनाम गोपाल चंद राहा और कृष्ण कुमार, तो कल आपका बताया जाएगा। शाम को भैया क्लास चलेगी, बता दिया जाए। जो लोग शाम को भी आते हैं वहीं 4:40 या 5:45 से शुरू की जाएगी क्लास, क्योंकि क्लास अब रोकी नहीं जाएगी। शाम को थोड़ा आज से स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे, सुबह स्लो चलेगा, शाम को थोड़ा तेज चलेगा। आईपीसी सीआरपीसी दोनों पढ़ाई जाएगी।